तो न्यूज 18 के मंच पर नड्डा जी आपका अभिनंदन है। और न्यूज 18 देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है और इस समय आपको हमारे करोड़ों दर्शक डिजिटल माध्यम से और न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से लगातार देखेंगे लाइव इस कार्यक्रम के अंदर। और चर्चा की शुरुआत करनी है और आपसे पहला सवाल पूछना है, तो मेरे मन में इस समय एक ही सवाल आता है कि नड्डा जी, प्रधानमंत्री मोदी ने इस सत्र का आगाज राम राम बोलकर करा था और क्या संकेत दे दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव का? देखिए, जहाँ तक राम राम का सवाल है, ये तो आदिकाल से हम राम राम के नाम से लोगों को आदर सूचक तरीके से उनका अभिवादन करते हैं। जहाँ तक 2024 का सवाल है, निश्चित रूप से सारा देश राममय हो रखा है और एक वातावरण समाज में व्याप्त है। लोगों में बहुत उत्साह है और उत्साह के साथ साथ एक खुशी का माहौल है। और ये ऐतिहासिक सत्य है कि 500 साल के पश्चात इतनी बड़े संघर्ष के बाद ये सौभाग्य मिला है और यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों को और दुनिया को, देश को, उन सब लोगों को अपनी आँखों से राम लला को सही स्थान पर विराजमान होते हुए देखने का सौभाग्य मिला है। तो ये एक लंबी यात्रा के पश्चात हुआ है जिसका असर हर दृष्टि से समाज में पड़ा है। 2024 के चुनाव के दृष्टि से भी लोग खुशनुमा माहौल में इस चुनाव में आगे जाने वाले हैं। जी, आज प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए को 400 और बीजेपी को 370 सीटों की बात करी और साथ ही साथ विपक्ष की अलाइनमेंट की भी बात करी, कांग्रेस की अलाइनमेंट की बात करी। इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में हो गई है कि अब राम मंदिर बन गया है और 3 राज्यों में चुनाव जीत लिए हैं तो सब आसान है उनके लिए। नहीं, देखिए, हम कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं और न ही कभी हम अपना कॉन्फिडेंस विपरीत परिस्थिति में लूज करते हैं। जी, हम फैक्चुअल पोजीशन का असेसमेंट करते हैं और फैक्चुअल पोजीशन को ध्यान में रखते हुए ही वक्तव्य देते हैं। अब जब हम इस बात को कहते हैं तो अक्सर मीडिया वाले और मीडिया जगत उसको गलत तरीके से सोच लेता है। जैसे अब ये उदाहरण लीजिए, आप ही लोग 3 महीने 2 महीने पहले बोलते थे मध्य प्रदेश गया, छत्तीसगढ़ भूल जाओ, राजस्थान 50-50, अब हम 100 ले आए तीनों में। तो अब ये अब आप बोलिएगा कि उस दिन मैं बोलता था कि हम जीतेंगे, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। 24 into 7 into 365 all seconds, all time busy in that activity is the reason which gives us success. जी, तो 2024 को भी हम उसी तरीके से देखते हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि जरा आप एक एनालिसिस करा लीजिए कि पिछले 5 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के कितने जिले घूम लिए, कितनी बार वो किस किस स्टेट में चले गए। The most mobile prime minister who has been actively associated with the people of India, this is his track record. तो सन 2024 में क्या निकलेगा? वही निकलेगा जो हमने मथा है। तो लेकिन अब ये सारी चीजें अगर प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, आज उन्होंने देश के सामने 10 साल में किए हुए कार्यों का उन्होंने एक बहुत छोटी सी झलक, जो कोई असल में 1 घंटे में, 1.25 घंटे में रखा नहीं जा सकता है 10 साल में किए गए काम, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी झलक रखी है। अगर हम इसको कहें तो मैं एक ही शब्द कह सकता हूं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। 10 साल में देश बदला है। तो अगर ये सबको दिखता है तो सबको मोदी जी को चाहते हैं और चाहते हैं, तो हमारा ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रधानमंत्री जी का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारी मेहनत पर और लोगों का प्यार इस बात को हमें एहसास कराता है कि 2024 में भी वो आशीर्वाद देंगे। लेकिन आपकी मेहनत यानी बीजेपी की मेहनत बीजेपी को 400 पार लेके जा रही है
और आप NDA खुद को। एनडीए को 400 पार लेके जा रही है और बीजेपी को 370 के पार लेके जा रही है। आप खुद शिमला में थे, आप हिमाचल में थे, आपने संभाग की वहां पर एक बड़ी बैठक करी, लेकिन राहुल जी भी तो मेहनत कर रहे हैं और उनकी पार्टी को लगता है कि राहुल जी की मेहनत भी उनको 400 पार नहीं तो 200 पार तो कांग्रेस को लेके जाएगी। तो राहुल जी की मेहनत पर आपको क्यों शक है? क्योंकि उन्होंने कर्नाटक में मेहनत करी, वो राज्य आपके हाथ से निकल गया, ये तो मानना पड़ेगा। ऐसा है कि मैं राहुल जी के विषय पर बोल करके अपनी रणनीति को तकलीफ में नहीं डालना चाहता। मैं चाहूंगा कि वो और मेहनत करें, इसी प्रकार मेहनत करते रहे। मेरी शुभकामनाएं हैं, वो मेहनत करें और अच्छा है वो जितना मेहनत करेंगे। अभी वो साउथ घूम करके आए थे तो वहाँ का एमपी बोलता है कि साउथ इंडिया एक अलग कंट्री बना दो। निकले थे जोड़ो यात्रा पर और ये तोड़ने के पैमाने तय करने लग गए। तो मध्य प्रदेश में होकर के आए थे तो सरकार चली गई, सरकार आई नहीं। छत्तीसगढ़ में गए थे तो वहाँ सरकार चली गई और हमारे राजस्थान में सरकार चली गई। तो ऐसे ही उन्होंने फिर से ये यात्रा चलाई है। इस यात्रा में बंगाल में उनको टाटा बाय बाय हो गया, बिहार पहुंचते पहुंचते तक सरकार ही टूट गई, अलायंस ही खत्म हो गया। मैं आऊंगा नीतीश जी पे भी, लेकिन जब वो आसाम पहुंचे तो आप बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वहां पे, हिमंता बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने एफआईआर रजिस्टर कर दी। तो कांग्रेस कह रही है कि राहुल का एक भय तो है, एक डर है बीजेपी के अंदर। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? कोई डर नहीं है। देखिए क्या होता है, दे टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, दे डू नॉट नो व्हाट इज द लॉ ऑफ द लैंड, नंबर वन, और रूल ऑफ लॉ क्या होता है इसको भी वो नहीं जानते। मैं आपको उदाहरण देता हूं। Z+ सिक्योरिटी को एक पर्टिकुलर रूट ही दिया जाता है। दिस रूट इज नॉट डिसाइडेड बाय एनी इंडिविजुअल। वन कैन से, हम भी कहते हैं कि मैं यहां जाना चाहता हूं, मुझे कह देते हैं साहब वो रास्ता आपको नहीं ले जाएंगे। कल ही मैं होकर के आया हूं, मुझे पठानकोट के एयरपोर्ट पर 12 किलोमीटर का डायवर्जन करके ले गए वो। अब ये हमारे हाथ में थोड़ी ना होता है, ये पॉलिटिकल कंपल्शंस होती हैं। जहां पर साधारण व्यक्ति 5 मिनट में पहुंचता है, मैं 20 मिनट लगाता हूं क्योंकि वो मुझे वो रूट चेंज करके देते हैं। तो उनको एक रूट दिया गया। अब लॉ मानने की आदत नहीं है तो इस तरीके की तकलीफ होती है। उनको कानून के दृष्टि से वो भीड़ भाड़ वाला इलाका था, बाकी सारी दिक्कतें थी, उसके दृष्टि से उनको बताया गया कि ये रूट आप ले लीजिए। अब आप उसका पॉलिटिकल उपयोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हमारे पायलट्स कई बार कह देते हैं कि सर वेदर इज नॉट गुड, इधर से नहीं जा सकते, उधर से जा। मैं बोलूँ पॉलिटिकली मेरे को वहां नहीं जाने दिया जा रहा है, ये कोई कारण बनता है क्या? तो ऐसे ऐसे लेम एक्सक्यूजेज लगाने की आदत है। कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं घूमना चाहें दोबारा आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब तो आप विपक्ष को संसद में भी नहीं रखना चाहते। प्रधानमंत्री ने आज बोला दर्शक दीर्घा में, यानी विजिटर्स गैलरी में चला जाएगा विपक्ष। ऐसा है ना, ये ऐसा क्यों? हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन उनके कर्म उनको ले जा रहे हैं तो हम क्या करें? What can I do? I can only suggest them. अब आप बताइए, मैं उदाहरण देता हूं जी। प्राइम मिनिस्टर वॉज स्पीकिंग और लगातार वहां से रनिंग कमेंट्री चल रही थी। वॉज नॉट देयर एनी सीनियर लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी टू से प्लीज कीप क्वाइट, प्राइम मिनिस्टर स्पीकिंग। इतने कांग्रेस के लीडरों ने भाषण दिया, हमारे लोगों ने किसी ने तंग किया? तो ये लोग अगर ऐसी हरकत करते हों और जब तथ्यों को न सुनते हों और तथ्यों पर जवाब देने का दम ना हो, 2 दिन तुमको बोलने के लिए दिया गया, तुम्हारे को टाइम दिया गया, आर्ग्यूमेंट्स तुम्हारे पास थे नहीं, ऑल शैलो आर्ग्यूमेंट्स वर गिवन, कोई पढ़ाई करते नहीं हो, पढ़ने निकले वाले लोग तुम रखते नहीं हो अपने साथ, वो तुम्हारे सहयोगी बनते नहीं है, तो तुम्हारा यही हश्र होना है। तो अल्टीमेटली मैं तो चाहूंगा कि नीचे रहो, लेकिन आप जाओगे दर्शक दीर्घा में, हम क्या करें? फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन है, मैं क्योंकि आपने पढ़ने लिखने वालों की बात करी तो वो बहुत पढ़े लिखे हैं। अब वो कहते हैं कि जैसे ईडी कार्रवाई कर रही है इस देश के अंदर, जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्रवाई कर रही है, इट इज वेरी वेरी बैड फॉर डेमोक्रेसी। आई एम कोटिंग हिम, ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। अब वो कोई नेता तो है नहीं, लेकिन उनका ये बयान आया। ऐसा है कि जरूरी नहीं कि सारे पढ़े लिखे लोग सारी चीजों की जानकारियां रखते हों। जी। कोई अर्थ जगत का व्यक्ति राजनीतिक जगत का पंडित बन जाए तो तकलीफ होती है।
इसलिए उनको कोई जानकारियां नहीं है। सच्चाई क्या है आप बताइए? हजारों करोड़ के घोटाले में सोनिया गांधी जी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए राहुल गांधी हजारों करोड़ के घोटाले पर बेल पे है कि नहीं है? आप बताइए मनीष सिसोदिया हाई कोर्ट में कई बार अपने बेल को कैंसिल कराने के लिए गए कि नहीं गए? अपने इम्प्रिजनमेंट को कैंसिल कराने के लिए गए कि नहीं गए? बेल मांगा कि नहीं मांगा? रिजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? संजय सिंह बहुत ये और वो और ये सब कुछ करके गए, मुड़ के आए नहीं, घूम घूम करके थक गए, हम तो ढूंढ रहे हैं। हमने कहा ओथ दिलाने के लिए तो ले आओ भाई, वो भी जेल में हो रहा है, मैं क्या करूं? व्हाट कैन आई डू? तो इनको अब ये सब लोग, अब हेमंत सोरेन है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं संविधान की रक्षा करूंगा, ईडी के 10 नोटिस पर आप नहीं गए। इज दिस द बिहेवियर ऑफ ए चीफ मिनिस्टर? एंड द ईडी हैड टू गो टू योर रेजिडेंस। एक उन्हीं के कॉपी करने वाले 5 बार ईडी का नोटिस उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री। हम क्या करें? अरे नोटिस, एसआईटी कमेटी की नोटिस प्रधानमंत्री मोदी जी को भी आई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी अकेले गए थे। क्या बीजेपी के पास लोग नहीं थे कि नारे लगाते? क्या बीजेपी के पास लोग नहीं थे जो बाहर तमाशा कर सकते थे? लेकिन नहीं, चीफ मिनिस्टर गुजरात के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं आएगा, एसआईटी ने मुझे बुलाया है, मैं जाऊंगा। उन्होंने 7 घंटे फेस किया और निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक बाइज्जत बरी होकर के आए हैं। ये हमने रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट टू द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ द कंट्री, लॉ ऑफ द लैंड, ये हमारा कर्तव्य बनता है। ये ऐसे ऐसे चीफ मिनिस्टर बन गए, ईडी के नोटिस को मैं जयपुर जा रहा हूं, मैं फलानी जगह जा रहा हूं। अब मैं कहना नहीं चाहता, बहुत सी ऐसी जगह है जहां जाने की बारी आ गई होगी, अब वो शब्द मैं नहीं बताना चाहता, तो वो भी जगह हैं, वहां जा सकते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं कि जो, अच्छा दूसरी बात ये है कि आप राहुल गांधी कल चले जाए कि भाई मेरे को ये, मेरे खिलाफ गलत केस चल रहा है, ये मैं बेल से वापस आना चाहता हूं, मेरा बेल वापस करो और मेरे ऊपर से केस हटाओ, कहे ना, सोनिया गांधी कहे ना, बाकी लोग कहे ना, क्यों नहीं कहते हैं? ये तो बेल इनके लिए एक तरीके से पैराडाइज है, पैराडाइज। ये बचे हुए हैं, ये जीवन बेल के बीच में गुजार रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि ईडी तंग कर रहा है, ईडी तंग कर रहा है, ईडी तंग कर रहा है। अरे भाई रोपे पेड़ बबूल का आम कहां से होए? गलत काम करोगे तो फंसोगे, जाना तो पड़ेगा ही, इसमें दिक्कत की क्या बात है? लेकिन ऐसा है कि विपक्ष का ही सब नेता टारगेट पे आ जाते हैं ईडी की, यानी जो डोरबेल ईडी की बजती है वो विपक्षी नेताओं के घर में ही बजती है। सो फिर आरोप लगता है कि बाकी दूसरी तरफ, यानी आपकी तरफ सब पाक साफ है। आप इसके आगे वॉशिंग मशीन बोलना भूल गए। देखिए कोई भी केस वापस किसी का नहीं हुआ है जी, किसी का भी केस वापस नहीं हुआ है, सब केस चल रहे हैं और कानून से बड़ा कोई नहीं है। और मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं कि कानून से बड़ा कोई नहीं रहेगा। ये तो हम कानून मानने वाले लोग में से हैं। आप क्या सोचते हैं कि मेरे ऊपर कभी केस नहीं चला होगा? मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, मैंने कोर्ट फेस किया हुआ है, तो ये तो ऐसे कामों में नहीं रहा है। कभी मैं आंदोलन के दौरान मेरे ऊपर भी केस हुए हैं। हाँ, गलतफहमी में मत रहिएगा कि कोई मेरे ऊपर केस हुआ, लेकिन हाँ, कानून की रिस्पेक्ट करना। इफ यू हैव बीन कॉल्ड, इफ यू हैव बीन सबन, यू हैव टू गो। कई बार धारा 144 ब्रेक हो जाती है या हमारे ऊपर आरोप लगा होगा, हम लोग आंदोलन करते हैं तो आंदोलन में चलता है, हम जवाब देते हैं, हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा, हेमंत सोरेन जी तो चले गए जेल में, अब किसी और भी देश में मुख्यमंत्री के ग्रह नक्षत्र खराब हैं जिनके साथ ऐसा कुछ मैं नहीं बता सकता हूं जी, ये हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि हम सारी एजेंसीज को कानून के अनुसार काम करने के लिए, ये सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, ये उनका मैंडेट है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, अरविंद केजरीवाल जी को 5 ईडी के नोटिस आ चुके हैं और वो 5 नोटिस पे नहीं गए हैं। अब शक हो रहा है या फिर आपको डर लग रहा है कहीं, और बोल भी रही है आम आदमी पार्टी कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है? नहीं, देखिए ना क्या होता है कि कर्म तो उन्होंने किए हैं, इसलिए उनको ही मालूम है कि अगला नंबर किसका होगा, वो हम तो नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, जिस तरीके से आप ईडी के
नोटिस को लेम एक्सक्यूजेस पर आप नहीं जा रहे हैं, ये बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पास सवालों का जवाब नहीं है, कहीं ना कहीं आपके दाढ़ी में तिनका फंसा हुआ है। तो वो जो दाढ़ी में तिनका फंसा हुआ है वो आपको तकलीफ दे रहा है, और वो आपको तकलीफ देगा भी देगा। उसमें हम कहा हाउ एम आई रिस्पॉन्सिबल और हाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल? वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। कानून अपने तरीके से काम करता है, कानून अपने तरीके से काम करेगा। जी, अब मैं, क्योंकि 400 पार की एनडीए की बात हो रही है, 370 की बीजेपी की बात हो रही है, तो साउथ से शुरू करते हैं। साउथ में मेरे पास जो आंकड़ा है, 2014 में बीजेपी को 22 सीटें मिली थी टोटल 132 सीटों में से, और 2019 में 29 सीटें मिली थी। तो इस बार साउथ में आपने ऐसा क्या कर दिया है कि आपका मैंडेट वहां बढ़ेगा, यानी आपकी सीटें वहां बढ़ेगी? कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर आपका शासन था, वो राज्य आप हार गए हैं। तो क्यों आप इतना कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि साउथ में 132 सीटें हैं और वहां पर रीजनल और कांग्रेस का एक कमांड है। देखिए, पहले मैं भ्रम को दूर करना चाहता हूं। जी, एक तो आप लोग कई बार कह देते हो साउथ कांग्रेस का और नॉर्थ बीजेपी का, हिंदी भाषी बीजेपी के। साउथ में बीजेपी के 28 लोकसभा के सदस्य हैं और कांग्रेस के 27 हैं। जी, बीजेपी के राज्यसभा के मेंबर 8 हैं, उनके 7 हैं। इसलिए हम कांग्रेस से ज्यादा साउथ में है, ये पहली बात हमको समझनी चाहिए। आंकड़ों से बता रहा हूं। डोंट डेवलप दिस परसेप्शन दैट वी आर नॉट इन साउथ। वी आर वेरी मच इन साउथ एंड मोर देन द कांग्रेस वी आर इन साउथ। नंबर 1। नंबर 2, कि आपने कहा कि यह कर्नाटक में ऐसा हो गया। ठीक है, हम लोग खेलते हैं, मैच होता है, 2 गोल उधर से होते हैं, 4 गोल इधर से होते हैं, एक आधा पास मिस हो जाता है तो उसमें से निकल जाता है। अब हिमाचल में क्या हुआ? काट की हांडी चढ़ाई, आज इलेक्शन करा लो हिमाचल में। आप कर्नाटक में आज इलेक्शन करा लो। अब इनकी गारंटी इनको समझ में आ रही है। तो लोगों को थोड़ी देर के लिए गुमराह कर लेना, गलत तरीके से अपने वोट को खींच लेना, ये सब चीजें चलती हैं, थोड़े समय तक चलती हैं, उसके प्रभाव में लोग आ जाते हैं। कर्नाटक उस कारण से उनको सरकार मिल गई। आज उनकी हालत क्या? आज इलेक्शन करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कर्नाटक की जनता क्या बोल रही है। और आप इलेक्शन मत भी कराइए, 2024 का कर्नाटक का वहां की टैली देख लीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। आप हिमाचल की टैली देख लीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। ये ठीक है, ये सब बड़े महिलाओं के लिए ये करेंगे, 1 लाख नौकरी देंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब कह करके थोड़े दिन चला लिया इन्होंने। अब वो हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। लेकिन तमिलनाडु में आपका अलायंस था एआईडीएमके के साथ, वो अलायंस टूट गया है, तो तमिलनाडु में बीजेपी का अपना दमखम नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता वो भी एक झटका लगेगा बीजेपी के लिए? ऐसा है, देखिए, हम प्रयास करेंगे एनडीए एक स्ट्रांग रूप में आगे बढ़े, सब लोगों को हम साथ लेकर के चलने का प्रयास करते हैं। और जरूरी नहीं है कि सब जगह हमको सफलता मिले, लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहता हूं कि हमारा हर जगह वोट शेयर और सीट शेयर ये बढ़ता ही जाएगा और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। चलिए, अब महाराष्ट्र की तरफ आते हैं। महाराष्ट्र में सीट अलाइनमेंट को लेकर इंडिया गठबंधन में जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन एनडीए में भी बड़ी खटपट चल रही है। खबर ये आ रही है कि वहां पर भी मामला जम नहीं रहा है अजीत पवार और शिंदे साहब के साथ। नहीं, अच्छे जम रहा है और सब बहुत अच्छे तरीके से होगा। सीट शेयरिंग भी अच्छी होगी और बहुत अच्छे तरीके से हम चुनाव में जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं होता है कि जब अलायंस की बातचीत शुरू होती है, सीट्स की बात शुरू होती है, तो हर एक कोई अपना अपना दावा पेश करता है, बाद में सब लोग मिलकर के तय करते हैं, अच्छा रहेगा। जी, अब महाराष्ट्र से बिहार की तरफ आ गए हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और ये मेरा सवाल नहीं है, ये देश की जनता का सवाल है। नीतीश जी अब तो वापस नहीं जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन एक बात उसमें से समझने की है कि पहले भी मैंडेट 2020 में वो एनडीए को मिला था, वो बीजेपी और नीतीश कुमार को, और नीतीश को हम नेता मान करके ही चले थे। अब क्या होता है, बीच में कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिन कारणों से कुछ लोगों ने कुछ तरीके का कारण किया होगा जिसके कारण वो गए वहाँ, लेकिन उनको ध्यान में आ गया। और हमारा मानना ये है कि नेचुरल अलायंस, मैंने उस दिन भी कहा था कि उनका नेचुरल अलायंस और जिसको हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक अलायंस, वह बीजेपी के साथ ही है, वो और किसी के साथ नहीं है।
और जब जब वो बीजेपी के साथ आए हैं, बिहार प्रदेश को स्टेबिलिटी मिली है, बिहार प्रदेश को डेवलपमेंट मिला है, बिहार प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में आया है। तो ही ऑल्सो अंडरस्टूड, और उन्होंने इस बात को ध्यान में रख करके फिर से आने का हमारे साथ पेशकश की। अब मैं किस नेता ने बीजेपी के क्या क्या नीतीश जी के बारे में बोला वो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन दरवाजे बंद थे और ये कहा गया था कि अब कभी नहीं खुलेंगे, तो ये खुले कैसे? ये राज तो खोल दीजिए हमारे मन से आज। ऐसा है, फिर क्या कहते हैं कि राजनीति में रणनीति जो होता है वो पर्दे का विषय होता है, समय पर ही खोला जाता है, तो अब समय पर ही राज खुलेगा। अच्छा, चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के और कौन से दल हैं जो आ सकते हैं, नीतीश जी की लाइन पे चल सकते हैं? ऐसा मैं नहीं कह सकता, ये तो उनको तय करना है। हमारे तरफ से सबके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो मतलब कतार में कई और दल हैं? कतार में लाइन में कई और दल हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये कभी आ जाते हैं तो हो जाएगा, नहीं आएंगे तो नहीं होगा। ऐसा मैं कोई इनको लाइन में लगाना नहीं चाहता और लाइन में दिखने भी नहीं चाहिए, ये अकेले अकेले ही आने चाहिए, कभी भी आने चाहिए। जी, मेरा अगला सवाल है कि 2024 में आप प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। खड़गे जी भी इस मंच पे थे और खड़गे जी ने थोड़े दिनों पहले एक बहुत बड़ा उनका एक स्टेटमेंट था कि अगर 2024 में मोदी दोबारा जीत के आते हैं तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएंगे। देखिए, सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास ये इमरजेंसी भूल गए हैं। 1.5 लाख लोगों को इन्होंने मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा के तहत और डिफेंस ऑफ इंडियन रूल DIR के तहत इन्होंने 22 महीने जेल में रखा था जी, और इलेक्शन भी गलतफहमी में कराया था, क्योंकि इनको एजेंसीज ने बता दिया कि अब मिसेस गांधी आपकी पॉपुलैरिटी बहुत बन गई है तो आपने इलेक्शन करा दिया, नहीं तो आप इलेक्शन कराते भी नहीं। तो जिन पार्टी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके अध्यक्ष ये बोले कि चुनाव के बाद ये अंतिम चुनाव होगा, ये हम उन लोगों में से हैं जो इस बात को विश्वास करते हैं कि प्रजातंत्र इस देश में 1947 से पहले था, सबसे पुराना प्रजातंत्र का देश है तो वो भारत है, हम ये मानने वाले लोग हैं। तो इसलिए हम कहां प्रजातंत्र को कभी तकलीफ देने वाले हैं। और चुनाव में लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। खड़गे साहब ने जो ये वक्तव्य दिया, ये एक्चुअली कांग्रेस पार्टी के सोए हुए कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए संदेश दिया। वो बेचारे कांग्रेस पार्टी वाले इतने सोए हुए हैं कि उनको जगाने के लिए कि इसके बाद तुमको चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, इसलिए उठो, जागो, यही अंतिम मौका है, इसलिए उन्होंने कहा। अच्छा, ये आप बात क्यों कह रहे हैं कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा? मतलब आपको लगता है कांग्रेस पार्टी 2024 के बाद कुछ हो जाएगा कांग्रेस पार्टी? नहीं, ये आप बोल रहे हो, मैं तो ये बोल रहा हूं कि वो अपनी पार्टी को जगा रहे थे, उनको इंथ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि न ताली बज रही थी, न कोई रिस्पांस आ रहा था, न जनता से आ रहा था। तो उन्होंने कहा ये अंतिम मौका है, खड़े हो जाओ। तो ये वक्तव्य बन गया, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा तो वो वक्तव्य बन गया। लेकिन हमारे तरफ से ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी। लेकिन आप लोगों ने भी परिवारवाद का आरोप लगाना छोड़ा नहीं कांग्रेस पार्टी पर। अब तो राहुल जी भी अध्यक्ष नहीं है, सोनिया जी भी अध्यक्ष नहीं है, प्रियंका जी भी अध्यक्ष नहीं है, अब तो खड़गे जी अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री ने आज भी परिवारवाद पे बोल दिया कि एक परिवार के लिए सारा काम होता है। हाँ, होता ही है ना, अध्यक्ष तो ये है ही, लेकिन ब्रांडिंग किसकी हो रही है? ये क्या बोलते हैं, रीलॉन्चिंग, ये रीलॉन्चिंग किसकी हो रही है? रीपैकेजिंग किसकी हो रही है? ये किस लिए हो रही है? तो ये तो स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं ना, वो तो असल तो लीडरशिप तो उनको इनकी ग्रो करा रहे हैं। खड़गे जी का कोई यात्रा निकलती तो मेरे समझ में आता कि उनकी कोई उनके नेतृत्व में चल रहा है, तो उनके नेतृत्व में चल नहीं रहा है। वो तो ईस्ट से नॉर्थ भी, साउथ से नॉर्थ भी जाना हो तो एक ही आदमी, ईस्ट से वेस्ट भी जाना हो तो एक ही आदमी। तो ये तो अपने आप में बता देता है कि कौन किसको आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। जी, लेकिन जब राहुल जी मंदिर जाते हैं, अभी वो ज्योतिर्लिंग है झारखंड में, वहां गए बैद्यनाथ धाम, और वहां पर जब वो थे तो वहां पर मोदी मोदी के नारे लगवा दिए गए। अब कांग्रेस कह रही है कि जहां राहुल जी जाते हैं वहां ये लोग भेज देते हैं पीछे पीछे। देखिए, पहले तो जो आपने मंदिर कहा, ये मंदिर गए तो
आपने कभी मेरी न्यूज तो नहीं लगाई कि जेपी नड्डा मंदिर गया? अभी मैं कल चामुंडा माता होकर के आया, ब्रजेश्वरी माता होकर के आया, आपने न्यूज नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि वह मेरे जीवन का पार्ट एंड पार्सल है। ये मंदिर तब जाते हैं जब चुनाव की घंटी बजती है, मंदिर की घंटी नहीं, जब चुनाव की घंटी बजती है। जिन लोगों को यह नहीं मालूम कि जनेऊ इधर से पहना जाता है या इधर से पहना जाता है, वो लोग जनेऊ पहन करके बोला मैं भी जनेऊधारी हूं, तो यह राजनीतिक कंपल्शन है कि आज देश का इलेक्टोरेट यह देखना चाहता है कि कौन व्यक्ति अपने धर्म के साथ खड़ा है, इस बात को देखना चाहता है, इसलिए लोग। जहां तक आपने दूसरा सवाल किया उनका, वो मोदी के नारे लगे थे वहां पर। अब वो देखिए, ये देश की आवाज है। ये तो आप जहां जाओगे, बैजनाथ धाम क्या, आप किसी धाम में जाओगे वहां यही नारे लगेंगे, क्योंकि ये देश की आवाज है, ये देश का नारा है, ये सबका नारा है। इसको हमको समझ लेना चाहिए। और इसमें वास्तविकता से देखिए, आंख बंद कर लेने से दुनिया नहीं रुकती, दुनिया तो चलती है। तो इसलिए वहां भी नारे लगे होंगे, कोई मुझे इसमें आश्चर्य नहीं है। और वहां कोई हमने भेज के नारे लगाए होंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो भी हम कहीं जाते हैं, किसी मंदिर से गुजरते हैं, किसी जगह से जाते हैं, कोई कह देता है जय श्री राम। अब हमने तो नहीं कहा कि भाई तू जय श्री राम के नारे लगाओ, लगा देता है बेचारा। तो वो देश की आवाज बन गई है। आपने तो उसी तरीके से अब आप और तो और छोड़िए, डायस्पोरा में जो लोग पहले बोलते थे कि आई एम फ्रॉम इंडिया, ओह यू आर फ्रॉम इंडिया, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज इट? ये हमको 90s में सुनने को मिलता था कि नहीं मिलता था? आज हम कहते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया, ओ मोदी मोदी मोदी। तो दुनिया में भी मोदी मोदी हो रहा है, तो यहां होने में कौन सी बड़ी बात है? वो तो होना ही है। एक आपने नारे की बात करी, जय श्री राम की बात करी, तो 34 साल पहले पालनपुर में बीजेपी ने नारा लगाया था, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। अब हो गया, सौगंध राम की खाई थी, मंदिर वहीं बनाया है। और निमंत्रण तो सबको गया, लेकिन काफी अधिकतर विपक्ष जो था उसने इसको बॉयकॉट किया। आप बतौर बीजेपी अध्यक्ष और बतौर एक सनातनी इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए क्या है कि सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है कि उनको जाना चाहिए था, लेकिन जब मैं उनकी तरफ से सोचता हूं तो मुझे लगता था कि वो आ नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि इतना विरोध किया था कि वह खड़े कैसे होते। आफ्टर ऑल उनका किया हुआ इतिहास उनके साथ चिपका हुआ है ना। इनके ही लोग वकील कहते थे ना कि तारीख 2019 के बाद लगाओ ताकि इनको राम मंदिर का फायदा ना मिले। इट इज ऑन रिकॉर्ड, इट इज ऑन रिकॉर्ड। किसी ने गोली चलाई, इट इज ऑन रिकॉर्ड कि किसी ने लाठी चलाई, इट इज ऑन रिकॉर्ड कि किसी ने कहा कि राम काल्पनिक है। इट इज ऑन रिकॉर्ड जिन्होंने वो सेतु के बारे में कहा कि राम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इट इज काल्पनिक। इनको अपनी करतूत, शब्द करतूत अच्छा नहीं है, मैं वापस लेता हूं, इनको अपने कर्म इनके पीछे साए की तरह लगे रहते, इसलिए नहीं आ पाते। इनको लगा वहां जाएंगे, लोग वहां जोर से नारा लगाएंगे जय श्री राम, ये लगा नहीं पाएंगे, क्या करेंगे, इसलिए अलग से जाएंगे। जी, क्या करेंगे? दे विजुअलाइज्ड कि व्हाट विल बी देयर पोजीशन, और द पोजीशन वुड बी बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटी, नॉट बाय बिकॉज ऑफ एनीबॉडी एल्स। वैसे एक सवाल, ये बड़ा पर्सनल सवाल है, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और जब राम लला की मूर्ति सामने आई तो आपके मन में भाव क्या आया? अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते। मैं तो ये कहूंगा, देखिए मैं तो युवा था जब पहली रैली राम मंदिर के सिलसिले में बोट क्लब पर हुई थी। अब तो बोट क्लब पर रैलियां नहीं होती, उस समय बोट क्लब पर रैली होती। और वो जो बड़ा मंच बना था, उस बड़े मंच पर वीआईपीज़ के जाने का इंतजाम संभालने का काम मेरा था। मैं एक युवा होता था, वहाँ से मैंने अपने जीवन में उसको अपने आँखों से देखा है। वो रैली भी देखी बोट क्लब की, वो आंदोलन भी देखा, फिर वो भी देखा जब कहा गया कि परिंदा नहीं पर मार सकता, वो भी हमने देखा। फिर हमने वो भी देखा कि किस तरीके से एक साधु ने बस को सारा तोड़ते हुए और अंदर घुस गए। फिर वो हमने गोलीकांड भी देखा, फिर उसके बाद अन्य वो भी देखे। ये सब चीज़ें जब हमारे सामने से गुजरती हैं, और आज जब मुझे, उस दिन जब मुझे
रामलला वहां विराजमान दिखे और सारा देश दुनिया जय श्री राम के नारे लगा रहा था, तो मुझे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इतना जीवन में कभी खुशी नहीं मिली जो उस समय उस पल मिली। जी, लेकिन अब अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की भी बात हो रही है, कोर्ट में भी केसेस चले गए हैं ज्ञान वापी का, उस विषय पर आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, देखिए वो कोर्ट अपना फैसला करेगा। राम मंदिर पर विषय पर पालमपुर में भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल रेजोल्यूशन था और भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर देश का अस्मिता का सवाल था, देश के गौरव का सवाल था, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी आगे आई और उसमें हम आगे बढ़े। बाकी केसेस कोर्ट में देखे जाएंगे। जातिगत जनगणना पे मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा है, लेकिन आज अब ये सवाल इसलिए कि जो जातिगत जनगणना के प्रोदा थे यानी नीतीश बाबू, नीतीश कुमार ही आपके खेमे में आ गए हैं, तो अब जातिगत जनगणना के साथ क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि राहुल गांधी हैज सेड दैट कि हम अगर शासन में आए और अगर हम सत्ता में 2024 में आएंगे तो जातिगत जनगणना करवा देंगे। देखिए, दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं। जी, पहली बात तो आपने जो नीतीश कुमार जी की कही और जातिगत जनगणना की कही, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातिगत जनगणना के विरोध में हमने नहीं कहा है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, तो काका कालेलकर के रिपोर्ट के ऊपर कौन बैठा रहा? इनके पूज्य परदादा जवाहरलाल नेहरू कितने साल? 12 साल बैठे रहे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर कौन बैठा रहा? इनकी पूज्य दादी इंदिरा गांधी 10 साल तक और बाद में राजीव गांधी 5 साल तक बैठे रहे। और नारा क्या लगाया? न जात को न पात को, यह पार्लियामेंट के अंदर कहा, ओबीसी का विरोध किया। अब इनकी स्थिति ऐसी हुई है कि ये कोई मंत्र ढूंढ रहे हैं जिस मंत्र से इनको चुनावी नैया पार लगे। अब इसलिए जातिगत जनगणना, ओबीसी 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 बोलने लगे। ओबीसी की कब इन्होंने चिंता की? ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने दिया है, यह भी हमको ध्यान रखना है। दे आर नॉट इन, दे हैव गॉट नथिंग टू डू विथ ओबीसी, they have got nothing to do with jati janganna, they have got nothing to do with backward, they have got nothing to do with dalit, they have got nothing to do with tribal, they have only to do how to reach the corridors of power and how to come into power, that is their design। तो उसके लिए ये करते रहते हैं, नए नए नारे ढूंढते रहते हैं। कभी जेएनयू जाते हैं, कभी उनके साथ खड़े हो जाते हैं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत के होंगे टुकड़े टुकड़े, उनके साथ भी खड़े हो जाते हैं। कभी इनका बच्चा हम अफजल शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, फिर भारत जोड़ो यात्रा पर निकल जाते हैं। ये हर कुछ करेंगे, हर जगह जाएंगे जहां इनको वोट दिखेगा या वोट का संभावना दिखेगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्या कोई बड़ा गठबंधन कर सकती है? क्योंकि बार बार अटकलें लगाई जा रही हैं कि मायावती और बीजेपी साथ आ सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे छोटे दलों के साथ गठबंधन हो गया है। राजभर जी के साथ हमारे साथ आ गए हैं। उसी तरीके से हमारे निषाद पार्टी पहले ही आ गई थी और हमारे अपने महान पार्टी उनका भी हमारे साथ जुड़ना हुआ है। तो इस तरीके से हमारे जी, ममता बनर्जी की टोन बड़ी बदल गई है। वो कांग्रेस को बोल रही है कि उनकी 40 सीटें भी नहीं आएंगी और कांग्रेस कह रही है कि ईडी का दबाव है, इसीलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको कहूं क्या है इन सब का, मैं इसको अनसाइंटिफिक अलायंस क्यों बोलता हूं? मैं अनसाइंटिफिक अलायंस इसलिए बोलता हूं कि केरला में सीपीएम और कांग्रेस लड़ती है और दिल्ली में हाथ मिलाती है। केरला में सीपीएम और कांग्रेस लड़ती है और त्रिपुरा में एक साथ लड़ती है। केरला में कांग्रेस और सीपीएम लड़ती है और बंगाल में एक साथ आती है और वहां बंगाल में ममता नहीं आती। ये अनसाइंटिफिक अलायंसेस है। जहां जहां कुर्सी ज्यादा मिलने की उम्मीद हो वहां जुड़ जाओ, जहां नहीं मिलने की उम्मीद है वहां लड़ जाओ। यही इनका अलायंस का मकसद है। अब जहां तक आपने बात कही कांग्रेस की और उनके अलायंस की, वो कभी रह नहीं सकते, कभी वो संभव नहीं है। और जो कुछ भी वो करे, ममता जी करेंगी वो अपने वोट को स्ट्रेंथन करने के लिए करेंगे और कांग्रेस पार्टी अपने ढंग से करेगी। इसलिए वो अलायंस सफल होना मुझे तो नहीं दिखता कि कोई सफल होगा। जी चलिए, ममता जी ने खुद ही कह दिया कि हम आपके बगैर अच्छे हैं। तो उनके कहने के पीछे आप लोग हैं क्या? नहीं,
ऐसा है कि ईश्वरीय शक्ति होती है, वो अपने ढंग से काम करती है। विपक्ष को लगता है ये जो ईश्वरीय शक्ति है वो ईडी वाली शक्ति है। नहीं, वो उनके कर्म के कारण उनको लगता है। कर्म गलत करोगे तो मैं क्या करूं, फिर मैं बताता हूं आपको। तो इसमें कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है, ये कानूनी शक्ति है जी, ये कानून की शक्ति है जो काम करती है। जी। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के स्टारवॉट लीडर हैं, उनको भारत रत्न की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने करी। विपक्ष का एक बड़ा तबका है जिसने इसका स्वागत करा, लेकिन एक बड़ा तबका यह भी है जिसने बोला कि राम मंदिर के मुद्दे पर जिस व्यक्ति ने बंटवारा किया, रथ यात्रा चला के बंटवारा यात्रा चलाई, उसको भारत रत्न देना भारत रत्न का अपमान है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि देश में सब लोगों ने खुशी मनाई कि आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से नवाजा गया और उनको ये भारत रत्न दिया गया। सब दूर खुशी हुई है, सब लोगों में खुशी हुई है, सभी राजनीतिक दलों में भी खुशी हुई है और उसको उसी तरीके से हमें देखना चाहिए। वो हमारी पार्टी के तो प्रथम पीढ़ी के नेता रहे ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका पार्टी को भी और गृह मंत्री के रूप में और उप प्रधानमंत्री के रूप में भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए उनको भारत रत्न मिला है, इसकी खुशी, और प्रधानमंत्री मोदी जी को इसके लिए धन्यवाद और आडवाणी जी को बधाई। जो लोग इस तरीके की बात कहते हैं कि ये बंटवारा और इस तरीके की, वो लोगों ने देश का इतिहास, देश की संस्कृति, देश के कल्चर, देश का रिच हेरिटेज, इससे उनकी अज्ञानता प्रदर्शित होती है। उनको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है जी, इसलिए वो इस तरीके का वक्तव्य देते हैं। मेरे को इतना ही कहना है कि भगवान उनको सुबुद्धि दे, अकल दे, कुछ पढ़े लिखें, कुछ भारत के साथ अपने आप को समावेश करें और उसमें आगे बढ़ें तो उनका भी अच्छा हो। यूसीसी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एक राज्य सरकार है उत्तराखंड, वो यूसीसी लागू करने जा रही है, कैबिनेट ने पास कर दिया है, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, वहां वो लागू होगा तो देश में भी आएगा, देखेंगे। हमारे एजेंडा में तो हम लोगों ने तो कहा ही था कि यूसीसी लागू होगा, लेकिन ठीक है, समय पर तय करेंगे। अभी तो उत्तराखंड ने किया है। जी। अब क्योंकि आडवाणी जी की बात हुई तो मैं नई जनरेशन पे लेके आता हूं। आपने 3 राज्यों में तो बिल्कुल नई जनरेशन को कामकाज सौंप दिया, यानी 3 नए मुख्यमंत्री बना दिए। तो सवाल यह है कि अब बाकी दिग्गज नेताओं का क्या होगा, जो शिवराज जी, वसुंधरा जी? देखिए, हमारे यहाँ हमेशा हम 15-20 साल पर नई लीडरशिप को सोच करके आगे बढ़ाते हैं। जी, मैं आपको सिर्फ याद दिला दूं अमनीश जी कि मैं भी एक स्टेट में मिनिस्टर था। एक समय आया कि हमको सब नए जनरल सेक्रेटरीज लाने हैं। हम सब लोग एक साथ जनरल सेक्रेटरीज के रूप में आए और फिर आज वो सभी लोग, कोई ना कोई मंत्री है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, कोई ना कोई केंद्र सरकार में प्रमुख जिम्मेवारी निभा रहा है। तो ये हमारे यहाँ टाइमली ट्रांसफॉर्मेशन का ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब इसी तरीके से वसुंधरा जी ने 2 टर्म देख लिया था, शिवराज जी ने 3.5 टर्म देख लिए थे, लॉन्ग एक्सपीरियंस हो गया था। नए लोगों को चांस देना चाहिए, ये उद्देश्य था। लेकिन पुराने को का उपयोग होना, सदुपयोग होना, यह हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए उनको नई जिम्मेवारी में लगा रहे हैं और वो नई जिम्मेवारी में काम करेंगे और कर रहे हैं। जी, वसुंधरा जी हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट हैं, बहुत एक्टिवली लगी रही हैं। हमारे शिवराज जी अभी ये जो विकसित भारत की कल्पना यात्रा है जी, उसमें उन्होंने 4 स्टेट में, वो साउथ के स्टेट्स में जाकर के आए हैं और आगे उनको और जिम्मेवारी में लगाया जाएगा, काम में लगाया जाएगा। जी। लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो क्या लोकसभा चुनाव में भी हमें एक यूथ ब्रिगेड बीजेपी की एक्टिव दिखेगी, खासतौर पर टिकट्स बंटवारे में? नहीं, यूथ ब्रिगेड किस रूप में एक्टिव दिखेगी? क्या बीजेपी युवा चेहरों को मौका देगी इस बार लोकसभा चुनाव में? हमेशा हम तो हमेशा ही कईयों के टिकट कटेंगे, मतलब नहीं, ऐसा है कि ये कोई, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि तेरा टिकट काट रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि नए लोगों को ला रहे हैं। नए लोगों को लाने में कुछ जाते हैं तो उनको नई जगह ले जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि उनको घर बैठा देते हैं, किसी को घर नहीं बैठाते हैं, सबको नए काम में लगाते हैं। आपकी टिकट की जानकारी अखिलेश जी को बहुत है। अखिलेश जी ने एक स्टेटमेंट दी 2 दिन पहले, उन्होंने बोला कि बीजेपी एक सांसद को छोड़कर उत्तर प्रदेश में सब सांसदों के टिकट काटने वाली है। मुझे नहीं मालूम कि किसके लिए उन्होंने कहा। अखिलेश यादव। नहीं,
नहीं, उन्होंने किसके लिए कहा कि एक सांसद, लेकिन मैंने ये स्टेटमेंट ना उनका सुना है ना मैं इसके बैकग्राउंड को जानता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सारी चीजों का सही विश्लेषण करने के बाद जी फैसला लेती है, और इस फैसले में हम सबको ये कहते हैं, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। जी, कोई भी व्यक्ति राजनीति में किसी भी जगह को अपना अधिकार समझ करके न बैठे, सबको चलते रहना है, बढ़ते रहना है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, नए मकाम नए वो मिलेंगे, उस पर आपको आगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम आखिरी राउंड पे पहुंच गए हैं और ये तस्वीर वाला राउंड है। तस्वीर वाले राउंड पर जाने से पहले वीडियो वॉल पर एक तस्वीर आएगी और फिर उस पर नड्डा जी आपका हम जवाब लेंगे। राम लला जी की तस्वीर है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा जवाब मिल गया आपको जी, ये हमारे लिए जय श्री राम जी। अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है, मुझे भी नहीं पता, ये सरप्राइज है। अब हेमंत सोरेन जी के साथ केजरीवाल जी बैठे हैं। बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं तो ही कहूंगा बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। जी, अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है। राहुल गांधी जी। किस सोच में डूबे हो तुम? जी, बहुत बहुत शुक्रिया नड्डा जी, आप न्यूज 18 के मंच पर आए, आपने व्यापक समय दिया और इस कार्यक्रम के में आपने पार्ट लिया। थैंक यू सो मच जगत प्रकाश नड्डा। जेपी नड्डा जी, हम चाहेंगे मंच पर आप कुछ पल जरूर